नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों। ये रहा फिर से आपका ज्योतिष का दोस्त और रहनुमा इरफान। मैंने कई सारे विषयों पर वीडियोस का एक सिलसिला बनाया है। तो इस सिलसिले में मैंने कई तरह के वीडियो बनाए हैं, चाहे वो 7.5 पर हो या राहु महादशा पर या फिर कुंडली में लग्नेश का महत्व या फिर आपकी कुंडली कैसे देखें वगैरह वगैरह। आज का मुद्दा जो मैंने चुना है वो है मंगलिक दोष या मंगल दोष। एक ऐसा मामला जो लोगों को बहुत उलझाता है, जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं और कई बार लोगों की जिंदगी की राह ही बदल जाती है जब पता चलता है या कुंडली बताती है कि कोई मंगलिक है। खासकर हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में, ज्यादातर हिंदुस्तान में और दूसरे कई इलाकों में जहां ज्योतिष या कुंडली मिलान पर यकीन है, वहां मंगलिक दोष जीवन साथी के चुनाव में बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं इसी इलाके पर और इसके असली मतलब पर गौर करने वाला हूँ। और क्या आपको इस मंगलिक होने या मंगल दोष के बारे में इतना डरना सचमुच जरूरी है? अब पहली बात, वो राज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंगलिक शब्द किसी भी पुराने ग्रंथ में नहीं मिलता। बृहत पराशहोरा शास्त्र, जहां से हमारा लगभग सारा ज्योतिष का इल्म आया है, न तो होरा इस मंगलिक शब्द की बात करता है, न जातक चंद्रिका, न फलदीपिका, न कालिदास कालामृत, न सारावली, न बृहत संहिता। किसी भी पुराने ग्रंथ में मंगलिक शब्द का जिक्र तक नहीं है और इसलिए ये खास शब्द मंगलिक किसी की कल्पना का एक खेल है। हालांकि मंगल दोष जरूर है और उसके बारे में बात हुई है और उसके तरह तरह के नतीजे भी बताए गए हैं, यहाँ तक कि मंगल कहाँ बैठा है और क्या नतीजे दे सकता है। अब हमारे लिए समझना जरूरी ये है कि अगर मंगल दोष है और उसके व्यक्ति पर कुछ नतीजे होते हैं, तो हमें गहराई में जाकर समझना चाहिए कि असल में इसका मतलब क्या है, न कि इस मंगल दोष या मंगलिक होने के डर से घबराना चाहिए। तो चलिए वक्त जाया न करें, सीधे इस विश्लेषण पर आते हैं कि मंगलिक होने का क्या मतलब है और मंगल दोष का क्या मतलब है, और खास तौर पर उन स्थितियों की बात करते हैं जो मंगलिक होना कहलाती है। सारावली में, जो ज्योतिष की एक बहुत इज्जतदार किताब है, एक श्लोक है जो कुछ यूं कहता है, मंगल के खून जैसी लाल आंखें हैं, वो चंचल मिजाज है, उदार है, पित्त वाला है, गुस्सैल है और उसकी कमर और शरीर पतला है। तो ये श्लोक सिर्फ उन खासियतों को ही नहीं बताता जो मंगल ग्रह किसी शख्स में लाता है, बल्कि ये भी बताता है कि ये दिमाग पर कैसे असर डालता है और शरीर पर कैसे असर डालता है, और उस शख्स से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसमें मंगलीय ऊर्जा ज्यादा है। अब ये खास श्लोक ये बयान करता है कि मंगल ग्रह या मंगलीय ऊर्जा कैसे एक खास शख्सियत और चरित्र बनाती है। अब कालपुरुष कुंडली में मेष पहला घर है और मेष पर मंगल की हुकूमत है। अगर मेष पहला घर है और उस पर मंगल का राज है, तो मंगल है क्या? मंगल वो ऊर्जा है। मंगल वो है जो आपको जीने और अपने रोजाना काम करने की ताकत देता है। बृहस्पति जीवा हो सकता है जो जिंदगी देने वाला है, मगर मंगलीय ऊर्जा या चीजें करने, एक्शन लेने की ताकत के बिना आप कोमा में पड़े इंसान जैसे हैं, जिंदा तो है मगर कुछ नहीं, न ऊर्जा न कुछ करने की होश। तो मंगल आपकी ऊर्जा है, आपकी कुछ भी करने की काबिलियत है, आपकी आगे बढ़ने की हिम्मत, दृढ़ता और जोश है कि आप जाकर कुछ हासिल करें। जिस शख्स में ऊर्जा बहुत कम हो या मंगल कमजोर हो, उसके लिए जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो आम चीजें भी उससे दूर भागती है। तो अगर आप मंगल को देखें और अगर आप देखें कि उसे चंचल मिजाज और पित्त वाला कैसे बताया गया है, तो इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो मंगल पित्त या हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन आपका खून है और खून में आयरन की मात्रा है। और अगर मंगल खून है और खून का दौर और एड्रेनालाइन वो चीज है जो आपको फाइट और फ्लाइट के वक्त चाहिए होती है, तो अगर आप खतरे में हो तो आप या तो भाग जाते हैं या लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पर साबित हुआ है कि जब भी ऐसी कोई घटना या हालात होते हैं जहां आपको या तो भागना हो या लड़ना हो, तो दिमाग और शरीर के सारे हिस्सों से खून हाथ पैरों की तरफ दौड़ता है ताकि लड़ा जा सके या भागा जा सके। जब खून हाथ पैरों की तरफ जाता है तो दिमाग की सोचने की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें खून कम होता है और वही तो संदेश पहुंचाता है और तरह तरह की जिंदगी की गतिविधियां करता है। तो क्योंकि दिमाग से खून निकल जाता है और आप साफ नहीं सोच पाते,
इसलिए आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं या आपातकालीन हालात में ऐसे फैसले ले सकते हैं जो गलत फैसलों और गलत नतीजों की वजह बन सकते हैं, यहां तक कि खुद को खतरे में डालना। तो मंगल आपके खून और खून के दौर और खून की गर्मी को बनाता है। अब अगर हीमोग्लोबिन खून का अहम हिस्सा है, तो हीम क्या है? आयरन। आयरन आपको कहां से मिलता है? आयरन आपको जमीन के अंदर से मिलता है, आयरन अयस्क से। आपको उसे खोदकर निकालना पड़ता है। और वो कौन सा घर है जहां चीजें जमीन के नीचे छिपी होती है? 8वां घर। कौन सा राशि 8वें घर पर राज करती है? वृश्चिक। वृश्चिक पर कौन राज करता है? मंगल। अब देखिए चीजें कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई है। तो अगर मंगल चंचल मिजाज है और खतरों में घुस जाता है, तो आपको एक संतुलन चाहिए। अगर संतुलन की ताकत नहीं है, तो जाहिर है मुश्किलें आएंगी। तो अगर मंगल पहले घर में बैठा है, तो ये किसी को बहुत ऊंची ऊर्जा देता है, अंदरूनी ताकत देता है। और क्योंकि पहला घर सिर्फ आपकी सेहत और आपको ही नहीं बल्कि आपकी शख्सियत को भी बताता है, दूसरे आपको कैसे देखते हैं, आपका चरित्र कैसे नजर आता है, आपकी शख्सियत कैसे सामने आती है, तो पहले घर में मंगल होने का मतलब है कि आपको आम तौर पर ऐसे शख्स के तौर पर देखा जाता है जो आगे बढ़ने वाला, जोशीला, दृढ़, अपनी बात पर कायम रहने वाला, बाहर निकलकर हासिल करने वाला है। यही आपकी पहचान है। और ऐसा करते वक्त कभी कभी ध्यान बहुत ज्यादा अपने आप पर हो सकता है और इस वजह से ध्यान दूसरों पर नहीं होता। और इसलिए पहले घर में मंगल वाले को ऐसे शख्स के तौर पर देखा जाता है जो लड़ाकू है, जोशीला है, और वो चाहे मर्द हो या औरत, अपनी मर्जी पर ज्यादा ध्यान देता है बजाय किसी मकसद के लिए लड़ने के। पूरी शख्सियत ऐसे शख्स की तरह नजर आती है जो चीजों को अपने नजरिए और ऊंची ऊर्जा और जोश के साथ अंजाम देता है, बिना दूसरों की तरफ देखे। और इसलिए पहले घर में मंगल को बहुत अच्छी नजर से भी नहीं देखा गया है। यवनेश्वर कहते हैं, जो कुछ यूं कहता है, पानी के देवता को चंद्रमा, आग के देवता को सूर्य, विष्णु को बुध, ब्रह्मा को शनि और कार्तिकेय को मंगल समझो। कार्तिकेय, जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध के देवता हैं, लड़ाई के मालिक, और कार्तिकेय गणेश के भाई और शिव पार्वती के बेटे हैं। और अगर कार्तिकेय का मंगल से रिश्ता है, लड़ाई के मालिक होने के नाते, तो जाहिर है मंगल का सबसे बड़ा गुण है लड़ना, लड़ाई की भावना रखना, जोश रखना, दृढ़ रहना, हमेशा विरोधी तलाशना, जंग जीतना। ये खास श्लोक इस बात पर रोशनी डालता है कि आपको युद्ध के देवता कार्तिकेय, जो गणेश के भाई और शिव पार्वती के बेटे भी हैं, को मंगल से कैसे जोड़ना चाहिए। और क्योंकि मंगल वो मंगलीय ऊर्जा लाता है लड़ने के लिए, और इसलिए ये जिस घर में बैठा है उस घर में जंग लाता है। और इसलिए मंगल का किसी खास घर में बैठना, खास तौर पर जब वो घर आपके परिवार या परिवार के मामलों या आपकी शादी की जिंदगी से जुड़ा हो, तो एक चुनौती बन जाता है। और इसलिए जब मंगल उन इलाकों या उन घरों में बैठता है जो सीधे आपके जीवन साथी, आपके परिवार, आपकी बीवी या शौहर पर असर डालते हैं। जीवन साथी परिवार का सबसे अहम सदस्य है, क्योंकि जीवन साथी ही एकमात्र ऐसा साथी है जो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। शादी के बाद एक वक्त ऐसा आ सकता है जब आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहते या वो आपके साथ नहीं रह सकते। आपके बच्चे एक बार बड़े होकर अपने करियर के लिए अपने रास्ते चले जाते हैं, मगर आखिरकार वो सिर्फ जोड़ा ही है जो सबसे लंबे वक्त तक साथ रह सकता है। आपके माँ बाप शायद आपके साथ पहले 15, 20, 21 साल तक रहें, और आपके बच्चे शायद आपकी जिंदगी के बाद के हिस्से में हो, जब आप अपने 30 के दशक में होंगे, और जब तक आप 40 के दशक के आखिर में पहुंचेंगे, बच्चे अपने रास्ते पर निकल चुके होते हैं। तो लगभग 20 से 25 साल ही वो वक्त होता है जब आपको लगातार नियमित तौर पर अपने माँ बाप का साथ मिलता है। बच्चों के साथ भी वही 20-25 साल की शुरुआत, जब तक वो अपने 20 की उम्र में हो, तब तक आपका उन पर ज्यादा असर हो सकता है और उन्हें ज्यादा देख सकते हैं और उनके मामलों में शामिल रह सकते हैं। मगर आपके जीवन साथी के साथ जब आप 22, 23, 24, 25 साल के होंगे, जिस उम्र में भी आपकी शादी हो, आपकी जिंदगी के आखिर तक, तो अगर आप औसत उम्र 65 से 70 साल माने, तो जीवन साथी आपके साथ सबसे लंबा वक्त 40 से 45 साल, यहाँ तक कि 50 साल तक रहता है। और इसलिए जीवन साथी आपकी जिंदगी का सबसे अहम शख्स है। और मंगल की कोई भी स्थिति जो परिवार, जीवन साथी, घर की भलाई, परिवार की खुशहाली और घर की शांति पर असर डालती है,
वो जाहिर तौर पर परिवार के लिए एक चुनौती बनेगी अगर उसे दूसरी संतुलन बनाने वाली ताकतों जैसे चंद्रमा या बृहस्पति से संतुलित न किया जाए। जिसका मतलब है, अगर मंगल चौथे भाव या चौथे घर में बैठा है तो जातक को अपने रिश्तेदारों से हर तरह की चुनौतियां होंगी, उसे आराम और शानो शौकत की चीजों में मुश्किलें होंगी, जैसा कि चौथा घर बताता है। और घर पर घरेलू जिंदगी में बहुत जोशीला रवैया रखेगा और खुशी से महरूम रहेगा, बहुत दुखी रहेगा। और अगर मंगल चौथे घर में किसी अशुभ जगह पर है तो शायद अपना घर भी न रख पाए, क्योंकि चौथा घर अपनी संपत्ति, भौतिक आराम, शानो शौकत के लिए है और वो परेशान रहेगा। ये खास श्लोक चौथे घर में मंगल की स्थिति के बारे में है। अब चौथा घर क्या है? चौथा घर आपके सारे आराम, सारे भौतिक आराम, सारी शानो शौकत, आपकी सारी चीजें और वो सब कुछ जो आपका है, यहाँ तक कि घर, गाड़ियां, कारें, बड़ी सब कुछ का घर है। तो यहाँ मंगल जब बैठता है तो वो सारे भौतिक आराम हासिल करने के लिए, घर खरीदने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और जोश और आगे बढ़ने की भावना और दृढ़ता देता है। ये आपको संपत्ति में निवेश करने, गाड़ियां खरीदने, हर तरह के आरामदायक सामान खरीदने में किस्मतवान बनाता है, वगैरह वगैरह। मगर चौथे घर में मंगल और चौथा घर आपकी मानसिक शांति और आपकी खुशी और घरेलू खुशी को भी बताता है, घर पर चुनौतियां पैदा कर सकता है। आप घर पर लोगों से लड़ने लगते हैं और जरूरत से ज्यादा जोश दिखाते हैं, क्योंकि मंगल चौथे घर में बैठा है। तो आपका सारा जोश, आपकी सारी ऊर्जा चौथे घर के मामलों में लग जाती है, जो परिवार है, जो घरेलू शांति है, जो मानसिक शांति है, जो खुशी है। तो जरूरत से ज्यादा जोशीला स्वभाव आपको खुशी नहीं देता, ये आपको चुनौतियां देता है। आप अपने ही परिवार वालों से टकराव में आ जाते हैं और वहीं चुनौती छिपी है। और इसलिए चौथे घर में मंगल मानसिक शांति को भी तबाह कर देता है। चौथे घर के मामलों, घरेलू मामलों से निपटने के लिए एक बहुत स्थिर और धैर्यवान दिमाग रखने की काबिलियत को भी खत्म कर देता है। और इसलिए चंद्रमा कारक है और चौथे घर के असली राशि कर्क का मालिक भी है। तो ये एक मानसिक ताकत है जो आपको घरेलू मामलों की देखभाल करने के लिए सही भावनाएं देती है, मंगल का जोश नहीं। और इसलिए मंगल कर्क में, जो चौथा घर है, नीच का हो जाता है। चौथा घर घर पर मुश्किल, घरेलू खुशी में परेशानी को भी बताता है, जो कहता है अगर मंगल सातवें घर में बैठा है तो जातक अपनी बीवी को खो देगा, बीमारियों से परेशान हो सकता है, बुरे या गलत रास्ते पर चल सकता है, दुखी होगा, पापी होगा और दौलत से महरूम होगा, परेशान और दुबला पतला हो जाएगा। अब सातवें घर में मंगल के बारे में ये श्लोक बताता है कि आपके जीवन साथी से जुड़े मामले, वैवाहिक आनंद से जुड़े मामले, आपकी दाम्पत्य जिंदगी कैसे उलझ जाती है। सातवां घर उन सब लोगों का घर है जिनसे आप रोजाना वास्ता रखते हैं, और सबसे ज्यादा जिससे आप रोजाना वास्ता रखते हैं वो है आपका जीवन साथी। इसलिए जीवन साथी और दूसरे लोग सातवां घर है। साथ ही सातवां घर रोजी रोटी का भी घर है। तो क्योंकि ये वैवाहिक आनंद, वैवाहिक खुशी, जीवन साथी का घर है, वहां बैठा मंगल वो सारी ऊर्जा देता है जो आप दूसरों पर लगाते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या कोई बिजनेस पार्टनर। और क्योंकि ये रोजी रोटी का घर है, ज्यादा ऊर्जा आपको आपके बिजनेस में और जोशीला बना सकती है या ज्यादा कमाने में मदद कर सकती है। मगर ये तब मदद नहीं करती जब आप जीवन साथी से पेश आते हैं। और क्यों कहा जाता है कि आप अपना जीवन साथी खो सकते हैं या जीवन साथी परेशान हो सकता है? क्योंकि जीवन साथी के साथ जरूरत से ज्यादा जोश के चलते आप जीवन साथी को नीचा दिखाने लगते हैं, आप उस पर हुकूमत करने लगते हैं, आप जीवन साथी पर राज करने की कोशिश करते हैं। जीवन साथी एक बराबर का स्तंभ है। दो स्तंभों पर अगर आप एक स्तंभ को कमजोर कर दें तो क्या होता है? घर गिर जाता है। सातवें घर में मंगल के साथ यही होता है। अगर वो फिर से किसी मित्र राशि में नहीं बैठा, उच्च में नहीं है या अपने घर में नहीं है, तो मुश्किलें 10 गुना हो जाती हैं। और अगर वो किसी शत्रु राशि में है, मान लीजिए बुध की राशि में या फिर कर्क में, तो आपको वहां मुश्किल होगी। तो जीवन साथी पर राज करने या घर के मामलों में जीवन साथी के साथ जरूरत से ज्यादा जोशीला, आक्रामक होने की कोशिश में, जीवन साथी पर हुकूमत करने की कोशिश, जीवन साथी को फैसले लेने से रोकना, जीवन साथी को दबाना, जीवन साथी को छोटा समझना,
उसका सम्मान न करना, प्यार और देखभाल या लाड़ प्यार न दिखाना, क्योंकि मंगल ऐसा करने के काबिल नहीं है। इससे आपको आपके यौन संबंध में कुछ ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है, मगर शादीशुदा जिंदगी सिर्फ इतने से नहीं चलती। आपकी जिंदगी एक साझेदारी के बारे में है और सातवां घर एक साझेदारी है। ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा ध्यान या अपने पार्टनर या जीवन साथी को दबाने की कोशिश मददगार नहीं होगी, और इसलिए सातवें घर का मंगल न सिर्फ शादी बल्कि जीवन साथी के लिए भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जीवन साथी डिप्रेशन में जा सकता है। जीवन साथी आपका सम्मान नहीं कर सकता, जीवन साथी आपसे प्यार और देखभाल नहीं कर सकता, और जीवन साथी आपके साथ नहीं रहना चाह सकता। इसलिए सातवें घर में मंगल किसी शत्रु राशि में जीवन साथी के साथ चुनौतियों का या जीवन साथी से ब्रेकअप का या अलगाव का या यहाँ तक कि जीवन साथी को किसी भी तरह से खोने का संकेत हो सकता है। जिसका मतलब है, अगर मंगल 8वें भाव या 8वें घर में बैठा है तो जातक बीमारियों से परेशान रहेगा, उम्र कम होगी, बदसूरत या विकृत शरीर का मालिक होगा, नीच काम करेगा और गम झेलेगा। 8वें घर में मंगल का ये खास श्लोक 8वें घर में जाने वाली ऊर्जा के बारे में है, जो मौत का घर है, यहाँ तक कि उम्र भी। ये तय करता है कि आप कब तक जीना चाहते हैं, मगर ये रुकावटों का घर है, अचानक घटनाओं का घर है, बीमारियों, तकलीफों, अचानक घटनाओं और बदकिस्मती का घर है। और अगर आपकी ऊर्जा वहां जा रही है तो आप पाएंगे कि आप अचानक बदकिस्मती की घटनाओं में फंस जाते हैं, या आप बिना सोचे समझे अचानक घटनाओं और अचानक बदकिस्मती में घुस जाते हैं, क्योंकि ये रुकावटों और हादसों का भी घर है। मंगल, अगर वो वहां किसी शत्रु राशि में बैठा है या किसी अमित्र राशि में या नीच का है, तो अचानक आने वाली घटनाओं और उनका सामना करने की आपकी काबिलियत में मुश्किल हो सकती है, या ऐसी घटनाओं में घुस जाना जिससे आप खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचा लें। और क्योंकि ये अचानक चुनौतियां देता है, जहां मंगल खेलता है वहां ये खून की चुनौतियां भी पैदा कर सकता है, आपके सिर की चुनौतियां भी पैदा कर सकता है, क्योंकि मंगल मेष पर राज करता है, जो पहला घर है, जो आपके सिर को बताता है। तो आपके दिमाग की वजह से चुनौतियां, आपके सोचने के तरीके, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी नसें, आपका नर्वस सिस्टम, ये सब सिर का हिस्सा है। और जब मंगल वहां बैठता है तो ये पहले घर और 8वें घर को जोड़ता है। अगर ये अच्छी जगह नहीं है तो मंगल आपके लिए हर तरह की अप्रत्याशित घटनाएं ले आता है। और 8वां घर आपकी यौनिकता, आपके बाहरी यौन अंगों का भी घर है, तो आप फंस सकते हैं। और क्योंकि 8वां घर राजों का भी घर है, बहुत सारे लोग जिनके 8वें घर में मंगल किसी शत्रु राशि में है, शुक्र के साथ ऊर्जा बांटता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई चुपके का रिश्ता छुपा रहे हैं, आप किसी यौन संबंध में हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा 8वें घर की ऊर्जा और राजों और बाहरी यौन अंगों और राजों और छुपी चीजों के साथ मिलकर आपको ऐसे रिश्ते में ला सकती है जिसे आप दुनिया से छुपा रहे हैं, या आप दूसरों से चीजें छुपा रहे हैं। ये छुपे हुए धन का भी घर हो सकता है, या समाज से चीजें दूर रखना, टैक्स की बातें छुपाना, जिंदगी के राज छुपाना। तो यहाँ बैठा मंगल आपको वो प्रवृत्तियां देता है, चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा गुप्त रहने का, ज्यादा जोश या खतरों में घुस जाना। और क्योंकि ये ससुराल का घर है, इसका मतलब ससुराल वालों के साथ जोश, ससुराल वालों के साथ मुश्किल और चुनौतियां भी हो सकता है। और अगर आपको ससुराल वालों के साथ मुश्किल है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने आप चुनौतियां होने लगेंगी। तो 8वें घर में मंगल को भी मंगलिक माना जाता है, जैसा कि शब्द चलता है, हालांकि ऐसा कोई शब्द नहीं है। आपकी जिंदगी ही आपकी भलाई के लिए चुनौतियां लाती है और आपकी सेहत के लिए चुनौतियां लाती है। एक सेहत के नजरिए से भी ये कहता है, औरत पैदा होती है तो विधवा हो जाती है अगर मंगल 12वें में हो, उस पर कोई शुभ ग्रह हो, या शुभ ग्रह के साथ सही युति में हो, या किसी मित्र राशि में हो। तो उस श्लोक का सार जो ये बताता है कि एक औरत, और इसलिए बहुत सारे लोग, खास तौर पर जब किसी औरत की कुंडली में मंगल पहले या चौथे या 7वें या 8वें या 12वें घर में होता है, तो ये बताता है कि वो औरत मंगलिक है। और कई बार हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में जहां कुंडली मिलान होता है और औरत को मंगलिक कहा जाता है, इसका मतलब है कि उसके रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, उसकी शादी की पेशकश ठुकरा दी जाती है। तो ऐसी स्थितियों में जहां मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में बैठा है और किसी मित्र राशि में नहीं है,
या किसी शत्रु राशि में बैठा है तो ये बताता है कि औरत घर में बहुत सारी बदकिस्मती ला रही है। क्यों? क्योंकि मंगल औरत के बजाय मर्द को बताता है। शुक्र वो है जो औरत को दर्शाता है। तो अगर मंगल शुभ घरों में बैठा है या उन घरों में जहां औरत को शांति बनाए रखने वाली या घर को बचाए रखने वाली होनी चाहिए और वो खुद घर में ज्यादा ऊर्जा ला रही है, तो ये दिखाता है कि औरत जो शांति बनाए रखने, स्थिरता बनाए रखने, घर को साथ रखने की सबसे मजबूत स्तंभ है घर के जरिए, और इसलिए मर्द जैसी औरत को मर्द की तुलना में भी ज्यादा अशुभ स्थिति माना जाता है। तो ये और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब कोई औरत, खास तौर पर इस हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में जहां कुंडली मिलान होता है, ऐसे मामले में जहां मंगल इन घरों में बैठा है, और इसलिए क्योंकि ये एक चुनौती बन जाता है क्योंकि औरत शादी में वो मुद्दे ला रही है, तो टूटने की प्रवृत्ति, क्योंकि औरत खुद शादी में जोश ला रही है, ज्यादा होती है, क्योंकि औरत को ज्यादा सेवा करने वाली, ज्यादा देखभाल करने वाली, ज्यादा भावनात्मक होना चाहिए। वो भावनात्मक स्पर्श लाती है, वो लाड़ प्यार का असर लाती है, पोषण का असर लाती है, ताकि शादी बरकरार रहे, स्थिरता बनी रहे। और अगर वो खुद गुस्सा और जोश लाती है तो अल्लाह ही उस शादी की हिफाजत करे, और इसलिए औरत की कुंडली में इसे अशुभ माना जाता है। तो जीवनसाथी की मौत के बजाय ये रिश्ते की मौत है जिसे ये खास घर बताता है। जीवन साथी की मौत एक दुर्लभ चीज हो सकती है, मगर ये ज्यादा हो सकता है। इसलिए नहीं कि औरत के वहां मंगल है, बल्कि ये हो सकता है कि ज्यादा गुस्से की वजह से मर्द प्रभावित हो रहा है, और मर्द को घर पर या अपने घरेलू मामलों में जो चुनौतियां या भावनात्मक चुनौतियां आती हैं, वो बाहर ध्यान नहीं लगा पाता, जिसका मतलब है कि वो खतरे में घुस सकता है या वो कोई मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है जो आखिरकार उसे खतरों में डाल देता है। और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से ये जीवन साथी की मौत है, मतलब आप अपना जीवन साथी तलाक या अलगाव या मौत के जरिए खो देंगे। और 12वें घर में मंगल, 12वें घर में मंगल का मतलब है कि आपकी सारी ऊर्जा 12वें घर में चली जाती है, जो नुकसान का घर है, जेल का घर है, एकांत का घर है, पुलिस स्टेशनों और अदालतों और जाने का घर है, खर्चों का घर है। तो वहां बैठा मंगल दूसरों से अलग थलग होने के लिए या उन गतिविधियों में बहुत ज्यादा वक्त बिताने के लिए बहुत सारी ऊर्जा ला सकता है जो आपको आपके परिवार से अलग रखती है, क्योंकि पहले 7वें घर का 12वां घर एकांत का घर था, क्योंकि लोग दूर की सफर करते थे और सफर करने में बहुत वक्त लगता था और कई बार लोग वापस आते ही नहीं थे। इसलिए पुराने जमाने में 12वां घर बहुत अशुभ माना जाता था। आज शायद ऐसा नहीं है। आज 12वां घर विदेशी धरती को बताता है, मगर आना जाना आसान है। तो आज 12वां घर उतना अशुभ नहीं है जितना पहले के जमाने में था जब ये पुराने ग्रंथ लिखे गए थे। तो 12वें घर में मंगल किसी मित्र राशि में किसी शत्रु या अमित्र राशि की तुलना में कम अशुभ स्थिति है। अगर ये कोई अमित्र राशि है तो ये मुश्किल बुला सकता है, क्योंकि खतरों में घुस जाने की वजह से जो अदालती मामलों की ओर ले जाता है, जो जेल की ओर ले जाता है, जो अस्पताल में भर्ती होने की ओर ले जाता है, जो नुकसान की ओर ले जाता है और बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च करने की ओर ले जाता है। मंगल ताकतवर होता है जब वो ग्रह युद्ध जीतता है, जब वक्री होता है, जब चमकीला होता है, यानी जलता हुआ नहीं होता। एक मकर, कुंभ में, रात के वक्त दक्षिणायन में, अपने अंश राशि में, मंगलवार को, और अपने स्वामित्व वाले द्रेशकान में उसकी पूरी ताकत होती है जब वो मध्याह्न या 10वें घर में हो। तो संक्षेप में ये क्या कहता है कि मंगल चाहे दुष्टाना या इतने अच्छे नहीं घरों जैसे पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें में बैठा हो, मगर जब किसी मित्र राशि में बैठा हो, अपने घर में हो या उच्च में हो या वक्री गति में हो और ऐसी स्थिति में हो जहां वो ग्रह युद्ध जीत रहा हो, तो ये अच्छे नतीजे दे सकता है बुरे नतीजों के बजाय। तो असल में यही है मंगल और मंगलिक ऊर्जा का मतलब। तो किसी को बहुत सावधान रहना चाहिए जब वो इस स्थिति को पढ़े और फिर लोगों को इसके बारे में सलाह दे। और इस स्थिति से इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप इसे समझते हैं। अगर मंगल किसी शत्रु घर में नहीं बैठा, वो नीच का नहीं है, वो बहुत कम ताकत के साथ नहीं बैठा, तो ये इतनी चिंता की बात नहीं है जब तक कोई दूसरे ग्रहों की ऊर्जा को काबू करना सीख ले। तो जैसा कि हमने पहले बात की, हर ग्रह आपको ऊर्जा में संतुलन देता है। अगर मंगल ताकतवर है तो आपको उसे शनि के धैर्य से,
चंद्रमा के भावनात्मक रवैये से, सूर्य के आत्मसम्मान और नेतृत्व गुणों से बिना जोश के संतुलित करना होगा। तो अब जब हमने सीख लिया है कि मंगलिक स्थिति का क्या मतलब है और मंगल दोष क्या है, एक मंगलिक स्थिति से ज्यादा अगर आपके पास अपनी शादीशुदा जिंदगी में मुद्दों के बारे में या इनमें से किसी भी घर में मंगल के बैठने के बारे में कोई सवाल है और जिनके जवाब आपको चाहिए, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस स्थिति के बारे में पता चले। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले जब मेरा अगला वीडियो ऑनलाइन आएगा। तो जब तक हम फिर कभी मिलें, ये रहा आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।